प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रेम गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रेमलता और आज आप सभी सीखने और समझने वाले हैं संधि प्रकरण। यानी आज का जो टॉपिक है वो व्याकरण से संबंधित है। संधि के बारे में आज आप सभी सीखेंगे। बार बार कह रहे हैं कि मैम एक टॉपिक कम से कम संधि का डालिए। समय अभाव में नहीं हो पा रहा है, फिर भी प्रयास किए हैं। देखिए, संधि की परिभाषा क्या होती है। वैसे आप लोग छोटे कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। उसी चीज को यहाँ पर संधि संस्कृत में पहले प्रस्तुत किया गया है, लेकिन थोड़ी सी उसमें अस्पष्टता है। थोड़ा सा अंतर आप सभी को लगेगा, कोई खास अंतर नहीं है, तो समझिए उसे। संधि में लिखा है पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन समम उत्तर पदस्य मेलनेन यत् परिवर्तनम भवति तत् संधि इति। यानी उसी चीज को यहाँ ट्रांसलेट कर दिया गया है, अनुवादित किया गया है कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण के साथ और उत्तम पद के पूर्व वर्ण के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है वही संधि है। बच्चों, ध्यान पूर्वक समझना आप लोग, पूर्व पद और अंतिम वर्ण क्या है और अंतिम पद क्या है। तो यहाँ देखिए, यथा यानी जैसे, ये हो गया पूर्व पद और यह हो गया अंतिम पद। यानी दो शब्द मिलाकर पुस्तकालय बनते हैं। पहला शब्द होता है पुस्तक और दूसरा शब्द होता है आलया। दो पद हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि शब्द को संस्कृत में पद कहते हैं, तो इसलिए पहला शब्द यानी पूर्व पद और अंतिम शब्द यानी अंतिम पद। अब इसमें दो पद हैं, पहला पद है पुस्तक और अंतिम पद है आलया। अब परिभाषा कह रहा है कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण से। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? पू श त क है ना। तो क में कौन सा स्वर छिपा है? अ छिपा है। अ को निकाल लेंगे और कह रहा है अंतिम पद के पूर्व वर्ण से। तो आलय में क्या है? आ है। तो देखिए, पुस्तक के अ को लिया गया है और आलय के आ को ले लिया गया है और दोनों को जोड़ा गया है तो हो गया है आ। यानी दोनों के मेल से क्या हुआ है? आ। पूर्व पद के अंतिम वर्ण अ से और अंतिम वर्ण के पूर्व पद आ से संधि होने पर आ हुई है। आ की मात्रा यहाँ लगा दिया गया है। अब दोनों में से जब अ और आ निकल गया है तो पुस्तक की स्थिति ऐसे हो गई है। आप कैसे लिखेंगे? पुस्तक क में हलंत, क्योंकि उसमें से अ स्वर निकल गया है और इधर लय हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आ हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब स्थिति इसकी क्या हो गई है? पुस्तक धन लय। पुनः पुनः पुस्तक में आ, ये वाला आ लाकर लगाया गया है। यानी आ की मात्रा लगा दी गई है और लय को जोड़ दिया गया है। इस प्रकार से यह शब्द बन गया है पुस्तकालय। यानी पुस्तक और आलय के मिलने से जो विकार या जो परिवर्तन हुआ है वह हो गया है पुस्तकालय। दो पद है पुस्तक आलय और एक पद हो गया है पुस्तकालय। तो विकार कहाँ परिवर्तन हुआ है? पुस्तक के क से और आलय के आ से, दोनों के मिलने से आ हुआ है और वही आ पुस्तकालय बनाया है। बच्चों, उम्मीद है
कि आप सभी बहुत ही आसान है और आप लोग बचपन से ही इसे पढ़ते आ रहे हैं, कुछ कठिन नहीं है, इसलिए एकदम सरल उदाहरण से समझाने का प्रयास किया गया है। दूसरा उदाहरण है विद्याधन आलया। इसमें विद्या में आ है, आ की मात्रा है, और यहाँ पर आलय में यानी पूर्व पद के अंत में आ है और अंतिम पद के पूर्व में आ है। आ और आ के मिलने से भी आ होता है। ये जब आगे आपको दीर्घ संधि पढ़ाएंगे तो विस्तृत तरीके से आप लोग उसमें समझेंगे। अब यहाँ जब आ निकल गया तो यहाँ हो गया विद्य, क्योंकि आ निकल गया है तो इसमें हलंत हो गया है, और यहाँ बचा लया। उसके बाद पुनः विद्य में इस आ की मात्रा को जोड़ दिया गया है और उसके बाद लिखा गया है लया। तो विद्या धन लय बराबर हो गया है विद्यालय। अब समझ में आ गया? ध्यान से एक बार फिर से समझिए। विद्या है पूर्व पद, आलया है अंतिम पद। विद्या के अंतिम वर्ण के, विद्या पद के अंतिम वर्ण से और अंतिम पद के पूर्व वर्ण मेल से हुआ है आ, और इस प्रकार से विद्य के यानी विद्या धन आलय हो गया है। उसके बाद दिया है एवमेव यानी इसी प्रकार, फिर से पूर्व पद है और ये है अंतिम पद। इसको उत्तर पद भी कहते हैं क्योंकि बाद वाला पद है। ये पहले वाला है, ये बाद वाला है। अब यहाँ दिया है कवि धन इंद्र। संधि में जब उदाहरण पूछता है या देता है तो किसी भी संधि से दे देगा। गुण संधि से देगा, दीर्घ संधि से, यड़ संधि से, अयादि संधि से, विसर्ग संधि से, व्यंजन संधि से। जब केवल और केवल संधि की परिभाषा जब पूछ रहा हो तो किसी भी संधि से उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन अच्छा ये होता है कि हम सरल से कठिन संधि की उदाहरण को प्रस्तुत करें। अब यहाँ दिया है कवि, और यानी पूर्व पद क्या है कवि और अंतिम पद क्या है इंद्र। तो कवि में क्या है, इधर छोटी यानी ह्रस्व ई निकल गया तो बच गया कव, और इधर इंद्र में से ई निकल गया तो यहाँ बच गया आधा न द्रह। ठीक है, और छोटी यानी पूर्व पद के अंतिम वर्ण और अंतिम पद के पूर्व वर्ण से मिलकर यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है बड़ी दीर्घ ई। वही दीर्घ ई, ये जो दीर्घ ई की मात्रा है वही अब कब में कवि हो गया और इधर नद्रह लिखा दिया, मिलकर शब्द बन गया कविंद्र। ठीक है, ये आपका दीर्घ संधि का ही उदाहरण हुआ। आगे है अगला उदाहरण गण धन ईशा। अब बच्चों ड़ में क्या है अ है, अ निकाल दिया गया, गढ़ इसमें अ का उच्चारण होता है, अ निकल गया है, अ हो गया, और ईशा में से ई निकल गया। ठीक है, तो यहाँ गढ़ बच गया और यहाँ शह बच गया, और यहाँ ओ और ई के मिलने से ए हो गया। इसी ए को यहाँ गढ़ लिखने के बाद ए की मात्रा लग गई, हो गया गड़े, और यहाँ पर धन करके शह लिख दिया गया तो हो गया गणेश। तो गढ़ धन इस से क्या परिवर्तन हुआ, शब्द में पद में परिवर्तन हुआ गणेश। अब आगे दिया है संधि के प्रकार, यानी संधि कितने प्रकार के हैं। तो बच्चों वैसे तो संधि पररूप भी है और प्रकृति रूप भी है, लेकिन सामान्यतः यहाँ पर आपको संधि तीन पढ़नी है। तीन संधि हैं। पहला है स्वर संधि, जिसे संस्कृत में अच संधि कहते हैं। आप लोग को जब पढ़ाए हैं वर्ण विचार तो उसमें समझाए हैं कि अ ई उ ऋ ऋ ली क
ए ओंग आई औ च। अच। अच से आपकी क्या होती है? स्वर संधि। और ख में दिया है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि कहते हैं। ठीक है वरट के ह से लेकर और अंतिम ल तक, यानी 14वें सूत्र के ल से हल संधि होती है। उसके बाद है तीसरा नंबर पर विसर्ग संधि। तो सबसे पहले आप लोग बच्चों स्वर संधि थोड़ा समझ लें। स्वर संधि की परिभाषा है कि जब किसी स्वर वर्ण का स्वर्ण वर्ण से ही मेल होता है तब स्वर वर्णों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे शिवधन आलयः, शिवालय। इससे पहले बच्चों आप लोग ये समझ लीजिए स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर होते कितने हैं? हिंदी में आप लोग स्वर पढ़े होंगे तो उसमें 11 है। यहाँ कह रहा है कि जब भी किसी स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से ही मेल हो और स्वर वर्ण में परस्पर मेल से जो परिवर्तन आए उसे ही स्वर संधि कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, शिवधन आलया। अब समझिए शिव के व में यानी पूर्व पद के अंतिम वर्ण में अ है और अ क्या है? स्वर है। अ क्या है? स्वर है। आलय, आलय में से आ ले लिए, आ भी स्वर है। जैसे ओ आ ह्रस्वई दीर्घई ह्रस्वऊ दीर्घऊ री ए ऐ ओ औ, ये सारे क्या है? स्वर है। तो स्वर का स्वर वर्ण से यानी इन सब का जब इन सब से मेल होगा और उसके बाद स्वर वर्ण के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होगा उसे ही क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। तो यहाँ पर अ और अ आया है, दोनों ही स्वर है। दोनों स्वर के मिलने से अ और आ के मिलने से हो गया है आ। इस तरह से जब दोनों ही शिव और आलय शब्द से अ और आ निकाल दिया गया है तो इसकी स्थिति हो गई है शिव धन लया। लेकिन जैसे ही इस आ का प्रयोग यहाँ शिव में यानी किया गया है तो हो गया है शिवा, और शिवा धन लय जोड़ा गया है तो हो गया है शिवालय। यह आपके दीर्घ संधि से उदाहरण दिया गया है। अब दूसरा नंबर है, क्योंकि स्वर संधि है तो दूसरा नंबर का उदाहरण आप लोग समझेंगे। दिया है नरह धन ईशा। तो नर में, नर के र में अ है और ईशा में दीर्घई है। अ और दीर्घई के मिलने से ए हो जाता है। क्या होता है? ए हो जाता है। ठीक है, अ भी स्वर है और ई भी स्वर है, दोनों ही स्वर है। तो दोनों के स्वर के मेल से ईशा में नर जो पूर्व पद है उस पूर्व पद के अंतिम वर्ण र में अ है और जो अंतिम पद है उसके पूर्व वर्ण में ई है, और अ भी स्वर है और ई भी स्वर है। और दोनों स्वरों के मिलने से हो गया है ए। ये है ए की मात्रा। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं अभी भी कि ए की मात्रा कौन सी लगती है और ऐ की मात्रा कौन सी लगती है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो संधि के समय जिसमें भी कन्फ्यूजन होगा तो उसकी संधि सही नहीं होगी। इसलिए पहले से ही ध्यान रखना है। ए की मात्रा में एक मात्रा लगती है और ऐ की मात्रा में दो मात्रा लगती है। ठीक है, ये तो मात्रा की बात हुई। अब देखिए जब अ और ई को निकाल लिया गया तो नर में जब अ निकल गया तो यहाँ हलंत हो जाएगा, हो गया नर, और यहाँ ई हट गया तो केवल शेष बच गया है सह। और उसके बाद की स्थिति ये है कि ये जो ए की मात्रा है वो आकर फिर र में लग गई। हमेशा जो परिवर्तन होगा वो
पूर्व पद के अंतिम वर्ण में आकर जुड़ेगा। ठीक है, जो भी मात्रा इधर बदलेगी वह किस में आके लगेगी? पूर्व पद के अंतिम वर्ण में। तो हो गया है नरे, और धन जोड़कर सह किया गया तो हो गया है नरेश। बच्चों ये गुण संधि से आपका उदाहरण था। अब है सदा धन एव। क्या लिखा है? सदा धन एव। पूर्व पद है सदा और अंतिम पद है एव। सदा में अंतिम पद में अंतिम वर्ण में आ है और अंतिम पद के पूर्व वर्ण में ए है। तो आ और ए के मिलने से होता है आए। क्या होता है? आए। और इसकी दो मात्रा होती है, यहाँ पर हमने लिख दिया है। किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर परिभाषा के अनुसार आ भी स्वर है और ए भी स्वर है। जब आ सदा में से निकल गया है तो बच गया है सद, द में हलंत हो गया है, और एव में से जब ए निकल गया है तो बच गया है व। सद और व, यानी इनमें से जैसे ही स्वर निकले हैं तो इनकी स्थिति हो गई है सद और व। दोनों को जोड़ने के लिए जब जैसे ही आप यहाँ पर संधि करते हैं तो ये अ की मात्रा जो है द में आकर लग जाती है, हो जाती है सदैव धन व बराबर सदैव। ठीक है, ये आपका वृद्धि संधि से उदाहरण है। और उसके बाद है प्रश्न संख्या कह रहे हैं, उदाहरण संख्या 4। बच्चों स्वर संधि में किसी एक से हम उदाहरण दे सकते हैं, केवल गुण संधि से, केवल दीर्घ संधि से, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि हम जो स्वर संधि के 5 भेद हैं उन पांचों से उदाहरण प्रस्तुत कर दें, ताकि किसी से भी कभी भी कोई एक उदाहरण देकर अगर प्रश्न पूछे कि किस संधि का उदाहरण है तो आप में कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो। चलिए, यहाँ दिया अति और अंतिम पद है आचार। पूर्व पद अति, अंतिम पद आचार। पूर्व पद के त में क्या है? ह्रस्वई। ह्रस्वई। यहाँ पर बच्चों नियम थोड़ा सा बदल जाता है, ये स्वर है, ठीक है, और यहाँ है आचार। आ निकल गया, आ भी क्या है? स्वर है। लेकिन यण संधि का नियम ये है कि जहाँ पर ई आए और ई के आगे अगर ओ और या आए, अगर ओ आता है तो य हो जाएगा, अगर आ आता है तो या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ आया है, तो आ आने की वजह से यहाँ पर हो गया है या। और जो इसकी स्थिति है वो क्या हो गई है? अत। अत क्यों? क्योंकि यहाँ से स्वर निकल गई है, छोटी की मात्रा जो है हट गई है, और यहाँ बच गया है चार। ठीक है, तो अब जब ये या की संधि हो रही है तो यहाँ हो जा रही है अत्याचार, और ये जो तो हलंत है हट करके आधा तो में बदल जा रहा है। तो शब्द हो जा रहा है अत्याचार। समझ में आएगा? कमेंट करना आप लोग, नहीं समझ में आएगा तो भी कमेंट करना। अब एक इसका अंतिम उदाहरण है ने धन अनम। ध्यान देना बच्चों, ये अयादि संधि से उदाहरण लिया गया है, ने धन अनम। अब देखो, नौ में एक की मात्रा लगी है, किसकी मात्रा लगी है? एक की। ठीक है, पहला पद है ने और दूसरा पद है अनम, यानी पूर्व पद ने, अंतिम पद अनम। ए भी क्या है? ए भी क्या है? स्वर है। अब इसका सूत्र जो है, इसका नियम कहता है कि जैसे ही ए आए और अगर उसके आगे ओ आता है, यानी यहाँ पर ए है और उसके आगे ओ आ रहा है जोड़ने पर, तो ए के आगे अय होगा,
अय, लेकिन इस य में हलंत हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से समझना है, बार बार वीडियो को रोक रोक के समझना है। ए भी स्वर है, ओ भी स्वर है, इसलिए यहाँ दोनों के नीचे स्वर लिखा गया है। ठीक है, लेकिन ए के सामने अगर अ आए तो ए किस में बदल जाएगा? अय में। मिलने से नहीं, ए और अ के मिलने से अय नहीं बनता है। ए के सामने अगर अ है तो ए अय में बदल जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, जब ने में से ए निकल गया तो केवल बचा न, और न में हो गया हलंत। ठीक है, अब यहाँ का जो अय है, अय के आगे यहाँ पर ओ य ऐसे है ना, लेकिन जैसे ही इसके आगे ओ आया है तो इसका स्वरूप बदल गया है। ये जो हलंत है वो हट गया, किसमें? क्योंकि ये हलंत हट गया और ये अ इसमें अ में य में समा गया, तो ये हो गया पूरा अय। क्या हो गया? अय। देखो इसमें हलंत नहीं लगा है, पूरा अय हो गया। अब बचा यहाँ पर न, आधा न यहाँ बचा है। अब इसी में ये अय आ जाएगा, जैसे ये अ और ये अय, और ये हो जाएगा न, ऐसे। लेकिन अब यहाँ स्थिति ये है कि ये जो अ है यहाँ पर हलंत है ना, तो ये अ अब इस न में समाहित हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अच्छे से समझना आप लोग। ए के आगे ओ आया है तो यह अय हो गया। अय के आगे फिर ओ आया है तो पूरा अय हो गया, इसमें हलंत अब नहीं है। ठीक से समझो, बढ़िया से एक बार समझो। ने में से ब्लैक बोर्ड नहीं ना है यहाँ पे, समझाने में दिक्कत होती है थोड़ी सी। अब देखिए, न बचा, ए इसमें से निकल गया, ए निकला तो यहाँ हलंत हो गया। और जब ए आया तो ए के आगे अनम में क्या है? ओ है ना, तो कह रहा है कि ए के आगे अगर ओ आएगा तो यहाँ अय हो जाएगा, अय अय, लेकिन य में हलंत रहेगा। अब अ में तो हलंत है, फिर अ इसमें जुड़ गया क्योंकि यहाँ पर अ है, तो जैसे अ जुड़ेगा तो ये अ इस हलंत वाले में आ जाएगा, तो पूरा हो जाएगा अय, इसमें हलंत नहीं रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब समझिए। अब यहाँ बचा केवल न। अब न में अय जोड़ना है, अ य, और यहाँ हलंत है न में, और इधर बच गया नम। हो गया ना नम। अब यहाँ पे नियम ये होगा कि इस न, ये न जब हलंत में है और इसके आगे ओ आएगा तो न में अ जुड़ेगा तो यह हलंत हट जाएगा, और जब हलंत हट जाएगा तो अ क्या होगा? छुप जाएगा, तो ये केवल बचेगा न य न म, यानी इसके आगे वाला जो अ था वो न में समाहित हो गया। समझ में आया? हो गया नया नाम। तो इस प्रकार से स्वर संधि के आपको पांचों प्रकार से हमने उदाहरण देने का कार्य किया। शिव धन आलय शिवालय दीर्घ संधि से था, नरधन ईशः नरेशः गुण संधि से, सदा धन एव सदैव वृद्धि संधि से, और अतिधन आचारः अत्याचारः यड़ संधि से, तथा नेधन अनम नयनम अयादि संधि से। बच्चों ये था स्वर संधि। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि,
गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। एक मुख्य बात ये है कि संधि के कितने भेद होते हैं अगर पूछे तो आप 3, और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तब लिखोगे 5। नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन करके प्रश्न गलत करके बच्चे आ जाते हैं। तो आज हम सभी इतना ही सीख, अगले दिन हम सभी दीर्घ स्वर संधि सीखेंगे। क्लास अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी नए छात्र छात्राएं देख रहे हैं तो उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी इसके बाद से जो भी भविष्य में वीडियो अपलोड किया जाए वो आप सभी का उसका नोटिफिकेशन शीघ्रता के साथ मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।